नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार छत्तीसगढ़ की चुनावी राजनीति, खासकर जो संसदीय चुनाव सामने हैं उस पर चर्चा के लिए मैं आज लगातार तीसरे दिन मौजूद हूं आपके बीच में अपने राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी के साथ। हमने विधानसभा चुनाव भी इसी तरह से चर्चा करते करते गुजार दिया था। अब ये लोकसभा का चुनाव है सामने। पिछले 2 दिनों में हमने 7 सीटों पे चर्चा की, उतने में दमखम निकल गया था 2 रिकॉर्डिंग में, उससे ज़्यादा बात करने की हालत नहीं बची थी। आज 4 सीटों पे चर्चा बाकी है तो छत्तीसगढ़ पूरा हो जाएगा। लेकिन ये 4 सीटें जो हैं ये शायद 3 एपिसोड के इस सीरीज़ के ये 4 सीटें सबसे ही दिलचस्प रहने वाली हैं। एक है महासमुंद, एक है रायपुर, एक है दुर्ग और एक है राजनांदगांव। इन 4 सीटों पे बात होनी है। आप जानते हैं इन 4 सीटों का इतिहास, यहाँ के उम्मीदवार बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं पिछले कई चुनावों में। ये चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम महासमुंद से शुरुआत करेंगे कि वहाँ पे कांग्रेस और भाजपा के कौन लोग हैं, किसकी संभावनाएं क्या है, वहाँ पे क्या माहौल है चुनाव का। काफ़ी दिलचस्प है महासमुंद। इसलिए दिलचस्प है कि ताम्रध्वज साहू जो पिछली भूपेश बघेल सरकार में गृह मंत्री थे और महासमुंद जिले के शायद प्रभारी मंत्री भी थे, ये वहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। ताम्रध्वज साहू का नाम अगर आपको हल्का सा याद पड़ रहा होगा तो 5 बरस पहले जब 2018 में कांग्रेस यहाँ जीत कर आई छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में और दिल्ली में जब मुख्यमंत्री चुना जाना था तो उस वक्त सबसे पहले ताम्रध्वज साहू का नाम ही तय हुआ था। ताम्रध्वज साहू के यहाँ घर पर ढोल बजने लगे थे, मिठाई बंटने लगी थी, लोग पटाखे फोड़ने लगे थे। और उसके बाद कुछ दिल्ली में ऐसा हुआ कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ने मिलकर ताम्रध्वज के सामने परोसी गई थाली को खींच लिया कि हम दोनों आधी आधी रोटी खा लेंगे। भूपेश बघेल ने आधी रोटी खाई और जब टीएस सिंहदेव की बारी आई तो टीएस सिंहदेव देखते रह गए और खाए गोरी का यार बलम तरसे मन बरसे के अंदाज में भूपेश बघेल ने बाकी आधी रोटी भी खा ली। कुछ ऐसा ही हुआ था। शशांक आपको ज़्यादा बताएंगे ये मामला। तो हम इस पे बात शुरू करते हैं। 4 सीटों पे बात करना है, लंबी होने वाली है चर्चा, दिलचस्प रहेगी, किस्सा कहानी भी रहेंगे। हमारे आदत बिगड़ी हुई है असल में, बीच बीच में कुछ ना कुछ किस्से कुलबुलाने लगते हैं दिल दिमाग में। तो मैं बात शुरू करता हूँ इस पे। शशांक जी, क्या है महासमुंद का नज़ारा? महासमुंद में ये है कि कांग्रेस से पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू चुनाव मैदान में हैं, बीजेपी से, भाजपा से। ये वही हैं क्या जो बोलते थे कि मैं एक थानेदार तक का अपनी मर्जी से तबादला नहीं कर सकता, वही वाले हैं क्या? जी। अच्छा। दूसरे भाजपा से हैं रूप कुमारी चौधरी, जो हाँ। संसदीय सचिव रही है, अभी हाँ। भाजपा की जिलाध्यक्ष महासमुंद की। हाँ। अब आपको बता दूं कि ताम्रध्वज साहू ऐसे लीडर हैं जो मोदी लहर में 2014 में अकेले सांसद चुनाव जीत के अकेले जीत के आए थे दुर्ग से। इसके कारण हाईकमान में उनका अपना एक वजन था और कांग्रेस कार्य समिति में रखा गया था। कांग्रेस की ओबीसी जो प्रकोष्ठ था उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था जी। और जब मुख्यमंत्री पद के चयन की बारी आई तो हुआ ये था कि थोड़ी जो जन छन के खबर आती है, विधायकों के बीच में रायशुमारी शुरू हुई थी। तो करीब करीब 40 विधायक थे टीएस सिंहदेव को सीएम बनाने के पक्ष में। अच्छा। 40 विधायक। अच्छा। 15-16 विधायक 15-16 विधायक थे भूपेश बघेल के अध्यक्ष बनाने के लिए, प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय। महंत जी के पक्ष में 5-7 लोग थे और एकमात्र विधायक थे, वो थे, नाम लेना भी ठीक है, मतलब वो आशीष छाबड़ा, नाम लेने में? आशीष छाबड़ा ताम्रध्वज साहू के लिए समझ गया नाम दिए थे। और लेकिन इनके बीच में टसल ऐसी थी कि ताम्रध्वज हाईकमान को ताम्रध्वज का नाम तय करना पड़ा। मिठाई भी खिला दिए थे। एक फोटो मैंने ऐसा देखा जिसमें टीएस सिंहदेव ने मिठाई खिलाया ताम्रध्वज साहू को। ये मुख्यमंत्री मनोनीत हो गए इस खुशी में।
तो वो फिर- मिठाई आपने फोटो देखी है, जी। वीडियो तो नहीं देखा है वीडियो ना? नहीं देखा है। तो ऐसा तो नहीं था मुंह के भीतर मिठाई ले जाके फिर वापस खींच लिए हो टीएस सिंहदेव? उसके बाद बात दूसरी आई। हम्म, उनमें से फिर भूपेश बघेल ने कहा मैं इस मंत्रिमंडल में नहीं रहूंगा, जहां हूं जैसा हूं और ठीक हूं। दोनों ने कहा था, दोनों ने टीएस कहा। सिंहदेव और भूपेश शुरुआत दोनों भूपेश ने। बघेल ने कहा। न हम अध्यक्ष रहेंगे, न हम विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे, न उस मंत्रिमंडल में रहेंगे जिसमें ताम्रध्वज मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रहेंगे। रहेंगे। दोनों ने कह दिया। दोनों ने कह दिया। अब महंत जी भी सीनियर थे, वो भी कुछ इसी तरह की राय थी। हम्म, तो ये इससे परेशान हो गए प्रदेश प्रभारी हम्म, पीएल पुनिया। हम्म, उन्होंने राहुल गांधी जी को बताया। हम्म, टीएस सिंहदेव फिर गए, हम्म, तो फिर बात दोनों के बीच में सहमति हुई हम्म, कि हम आधा आधा रहेंगे, हम्म, 2.5 साल का कार्यकाल। हम्म। उससे पहले हम्म, ये तय हुआ कि टीएस सिंहदेव का ये कहना था कि मैं 2 साल रह जाता हूँ, 3 साल आप रह जाएं। ये पहले बताइए, मुझको मौका मिल दिया जाए। हम्म, ऐसी चर्चा है कि भूपेश बघेल जी का ये कहना था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, हाँ। मैं 2.5 साल पहले कर लेता हूँ। हाँ। 2.5 साल ही रहेंगे, हम्म। 3 साल की जरूरत नहीं, 2.5 साल ही रहे, 2.5 साल रहेंगे। हम्म, वो मान भी गए। हम्म। ये फार्मूला राहुल गांधी के भूपेश पास बघेल रखा। की सेहत इतनी अच्छी रही कि उनको कोरोना भी नहीं हुआ कोरोना उस भी पूरे नहीं दौर हुआ। में, और जी। अच्छी बात है। मेरी जी। शुभकामना उनके साथ है, जी। वो स्वस्थ बने रहें। जी। उनसे मेरे निजी संबंध बहुत अच्छे हैं, राजनीतिक और पत्रकारिता के संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनसे मेरे निजी संबंध अच्छे हैं। ईश्वर उनको स्वस्थ दीर्घायु दे। जी। और पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे हो ये मैंने भी सुना था। जी। तो खैर अब मुझको एक चीज लग रही है जी। कि जिस तरह से भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ये दोनों एक हो गए, रायपुर आना छोड़ के वापिस चले गए जी। मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ, जी। ये बोलने के लिए कि साहब आपको बनाना है ताम्रध्वज साहू का, आप बना दीजिए, वहाँ ढोल वोल तो बज रहा है, लेकिन हम इनके मुख्यमंत्री रहते हुए न कैबिनेट में रहेंगे, न विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे, न प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, कुछ भी नहीं रहेंगे। आपको इनको जो बनाना है बना दो। जी। ये ऐसा हुआ। इसमें मैं थोड़ा बतला दूं आपको, ये पूरा चुनाव जो था 2018 का विधानसभा चुनाव, ये टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की इतनी गहरी दोस्ती जितना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के किन्हीं भी दो नेताओं के बीच किसी ने देखी नहीं थी। जी। ऐसी दोस्ती में ये चुनाव लड़ा गया था। बिल्कुल जय ऐसी- वीरों की जोड़ी कहा जाता ऐसी एकता कभी थी नहीं, इसको जय वीरू की जोड़ी कहा जाता। जय वीरू समझते हैं ना, जो वो शोले नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, क्या ये दोस्ती हम नहीं हालांकि 2.5 साल बाद फिर वो गाना बजना बंद हो गया, वो शायद पेन ड्राइव पे मिट गया होगा गाना, या जो भी हुआ होगा। उसके बाद मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। जब मैं शोले फिल्म में जय और वीरू को एक साथ देखता हूँ तो मुझको भूपेश और सिंहदेव की याद आती है। भूपेश और सिंहदेव को देखता हूँ तो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की याद आती है। और जब मैं 2.5 साल को देखता हूँ, भूपेश बघेल के सरकार के 2.5 साल निकल गए और टीएस सिंहदेव जाके दिल्ली में खड़े हो गए कि अब मेरी बारी है, आज मेरी बारी है। ऐसा एकदम कैलेंडर देख के निशान लगा के रखा था उन्होंने, बड़ा सा लाल रंग का घेरा, और दिल्ली जाके खड़े हो गए कि आज से मेरा कार्यकाल शुरू हो रहा है। तो उस दिन कांग्रेस का हाईकमान जो था वो मुझको कैसे लगता है बतलाऊं आपको, बुरा मत मानिएगा। उस दिन का कांग्रेस का हाईकमान मुझको शोले के ठाकुर जैसा लगता है। ठाकुर साहब कुछ करने के हालत में नहीं थे। कांग्रेस हाईकमान की हालत ठीक वही थी। टीएस सिंहदेव बोलते रह गए, ठाकुर साहब हाथ उठा के टीएस सिंहदेव के कंधे पे दिलासे के लिए भी नहीं रख पाए। आप जानते हैं ना ठाकुर का कैरेक्टर जो था, किरदार था जो शोले में। भूपेश बघेल की ताकत इतनी थी 2.5 साल के बाद में कि उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को ठाकुर बनाकर रख दिया था। जी। गलत बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही है। और इसका ये सलीम जावेद इसका बुरा तो नहीं मानेंगे ना? जी। इसमें एक चीज़ और है, हाईकमान की इतनी फजीहत भी हुई है, इसको पशोपेश में रहा कि कर्नाटक में भी 2.5 साल का फार्मूला वहाँ भी है, तो उनके लिए बाकायदा सोनिया गांधी ने कमिटमेंट किया है डीके शिव कुमार को कि आपको बनाएंगे ही, क्योंकि मध्य प्रदेश पे छत्तीसगढ़ हमारे यहाँ फेल होते देख चुके थे छत्तीसगढ़ में। तो वो
ऐसा कुछ कहना नहीं चाह रहे थे डी के शिव कुमार। डी के शिव कुमार बहुत कम लोगों को मालूम है, बाकायदा टी.एस. सिंहदेव के साथ एक दिन लंच पे बैठक भी हुई। अच्छा। हाँ, तो उनसे पूछा गया कि भाई आपके यहाँ क्या किस तरह का हुआ था, क्योंकि ये फार्मूला मेरे पास भी है इस तरह का। तो बाद में जब सोनिया गांधी ने आश्वस्त किया तब वो डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हुए, ऐसी मेरी जानकारी। फिर कर्नाटक के बाद में फिर यहाँ टी.एस. सिंहदेव को आखिरी के कुछ 2.5 महीने के लिए, जो 2.5 साल सीएम रहना था जी, वो 2.5 महीना डिप्टी सीएम रह के खुश हो लिया जी, ऐसे ही था ना? बिल्कुल। टी.एस. सिंहदेव के साथ बड़ा भाग्य में ये है कि जो भी मिला उनको 2.5-3 महीने के लिए मिला है। 2003 में आपको याद होगा, हाँ, प्लानिंग फाइनेंस कमीशन के मेंबर है, वो भी 3 ही महीने के मिला। तो वो उस समय भी जब तब तक पार्टी छोड़ने की स्थिति में आ रहे थे, पार्टी छोड़ना चाह रहे थे, तो हाईकमान ने हस्तक्षेप करके अजीत जोगी को वो करके फिर उन्होंने बनवाया था उनको। ये इस तरह की थी। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पद में हमेशा 4 नाम ही आते हैं कि यही दावेदार थे कि टी.एस. सिंहदेव, भूपेश बघेल, चरणदास महंत जी और ताम्रध्वज साहू। लेकिन असल में विचरण जोन में एक और व्यक्ति थे, वो आने की कोशिश कर रहे थे, वो थे धनेन्द्र साहू। अच्छा। धनेन्द्र साहू की कोशिश ये थी कि कोई विधायक वो उनका नाम दे दे ताकि वो भी विचरण जोन में आ जाए। हाँ। और स्वाभाविक बात भी थी, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, बाकी ताम्रध्वज या उनसे सीनियर ही थे। तो लेकिन किसी विधायक ने नाम भी नहीं लिया, तो उनकी इच्छा धरी की धरी रह गई, मंत्री भी नहीं बन पाए वो। खैर, अभी हम ताम्रध्वज की बात करते हैं। महासमुंद लोकसभा सीट से कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू, आप समझ गए ना, जय और बीरू ने जो थाली खींच ली थी ताम्रध्वज के सामने से, और ठाकुर साहब कुछ कर नहीं पाए। ठाकुर यानी कांग्रेस हाईकमान, हम शोले को अगर दोबारा देखें तो ठाकुर साहब कुछ कर नहीं पाए थे, न ताम्रध्वज के पीठ पे हाथ रख पाए थे, न 2.5 साल बाद टी.एस. सिंहदेव के पीठ पे हाथ रख पाए थे, न भूपेश का हाथ पकड़ के कुछ समझा पाए थे। अब हाथ की दिक्कत आप जानते हैं ठाकुर साहब की क्या थी। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं केवल किरदार भर रहा हूँ कहानी में। खैर, तो हम महासमुंद सीट पे आते हैं। महासमुंद सीट में 2004 बड़ा दिलचस्प है। मैं अभी एक देश के एक बड़े अंग्रेजी वेबसाइट के लिए अभी लिख रहा था बैठकर, मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बाद से लेकर लोकसभा चुनाव तक का विश्लेषण, तो उसको पढ़ रहा था मैं। तो अजीत जोगी का नाम, अजीत जोगी 2004 में महासमुंद से जीते। विद्याचरण शुक्ल भाजपा के कैंडिडेट थे, जो कि विद्याचरण की सीट मानी जाती थी, महासमुंद उनके नाम से ही पहचानी जाती थी। 1,18,000 वोटों से अजीत जोगी जीत गए थे। विद्याचरण शुक्ल वहां भाजपा के कैंडिडेट थे, और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, भाजपा के कार्यकर्ता ये समझ नहीं पाए कि विद्याचरण शुक्ल का काम कैसे करें। जो इमरजेंसी के विलेन थे, सबसे बड़े देश के इमरजेंसी के जो सबसे बड़े 4-5 विलन थे, खलनायक, उसमें से एक थे विद्याचरण शुक्ल। वो बीजेपी के होके लड़ रहे थे वहां से, और जोगी जो कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी से निलंबित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने रमन सिंह की जो सरकार बनने का जो आसार दिख रहा था, भाजपा सरकार बनने का, उसके खिलाफ बलीराम कश्यप के साथ मिलकर किसी तरह से तोड़ फोड़ करके विधायक खरीदी करके उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। अजीत जोगी नोट वोट भी पकड़ा गए थे। आपको याद होगा, हमने वीरेंद्र पांडे भाजपा के जो नेता थे, उनका एक लंबा इंटरव्यू किया था इसी मामले में। उन्होंने खुलासे से सब बातें कही थी। हम अपने आज के इस वीडियो के आखिरी में वीरेंद्र पांडे के उस इंटरव्यू को दिखाने की कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे तो बाद में उसको देख सकते हैं। ऐसी साजिश हुई थी 2003 के चुनाव में कांग्रेस के हार जाने के बाद में। और कांग्रेस क्या हारी थी? हारे तो जोगी थे, क्योंकि जोगी ही कांग्रेस थे। सोनिया गांधी ने जोगी को ही लीज पर छत्तीसगढ़ दे दिया था, पट्टा लिख कर दे दिया था, जिनके साथ कोई विधायक नहीं थे, जो खुद विधायक नहीं थे, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री बनाए गए थे। लोगों का कहना है कि उनकी ऐसी पकड़ है सोनिया गांधी पर थी। अब तो जोगी जी रह नहीं गए। तो खैर, निलंबित हुए कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहते हुए, और 6 महीने के भीतर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो जोगी कैंडिडेट हो गए थे कांग्रेस पार्टी के। जी। यहाँ चुनाव प्रचार चलते चलते ही उनका सड़क हादसा हुआ, बहुत बुरी तरह वो जख्मी हुए,
पहियों की कुर्सी पे आ गए। बड़ा लंबा किस्सा आपका सबका देखा हुआ है। तो यहाँ पे 1,18,000 वोटों से जोगी जीते थे। अब 4 के बाद में 9 के चुनाव में आते हैं, तो 9 के चुनाव में कांग्रेस यहाँ 50,000 वोट से हार गई थी। इसके बाद आते हैं 14 के चुनाव में, तो 14 का चुनाव बड़ा करीबी चुनाव था। यहाँ कुल 1217 वोट से जोगी हारे थे, कांग्रेस के कैंडिडेट थे। और चंदूलाल साहू, कई चंदूलाल साहू उन्होंने खड़े किए थे, बहुत सारे चंदूलाल साहू खड़े किए थे। महासमुंद पार्लियामेंट्री सीट के वोटर लिस्ट में जितने चंदूलाल साहू थे, मुझको पता लगा है उसमें से करीब 40-50 तो स्टेट छोड़ के भाग गए थे कि यहाँ रहोगे तो जोगी खड़ा कर देगा चुनाव में, तो इसलिए स्टेट छोड़ के चले गए थे लोग। फिर भी जोगी को 5-6 चंदूलाल साहू मिल गए थे जी। तो उनको खड़ा किया गया था बीजेपी के चंदूलाल साहू के मुकाबले। और ऐसा भी नहीं, एक चंदूलाल साहू को 20,255 वोट, एक को 12,000 वोट, एक को 10,000 वोट, और भी कुछ एक थे। ये वोट कम नहीं होते हैं। अगर ये इतने वोट नहीं कटते चंदूलाल साहू नाम से, तो जोगी जी वहाँ से 50,000 वोटों से हारे रहते, 50,000। तो उन्होंने भाजपा के चंदूलाल साहू को 50,000 वोट की पटखनी दे दी थी, दूसरे नकली चंदूलाल साहू खड़े करके। जैसे आपको ध्यान है ना, वो शोले के जो कैरेक्टर रहते हैं, उनके जो आर्टिस्ट हैं, उनके नकली डुप्लीकेट बना बना के कोई ऐसे, कोई एक फिल्म भी बन गई थी बाद में नकली कलाकारों से। ऐसे जोगी ने यहाँ पे महासमुंद में 2014 में ढेर सारे चंदूलाल साहू खड़े किए थे। और वोट देखिए ना, करीब करीब 42,000 वोट तो ये 3 लोगों में बटे थे, 3 चंदूलाल साहू में, और भी हैं 2-3। खैर 2019 धनेंद्र साहू खड़े हुए थे कांग्रेस से, चुन्नीलाल साहू खड़े हुए थे भाजपा से, और 90,000 करीब वोटों से धनेंद्र साहू हारे थे पिछला लोकसभा चुनाव। लेकिन जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था 2023 का, इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो सीटें थी यहाँ पर विधानसभा सीटें, उसमें 9,483 वोटों की लीड थी कांग्रेस की। इसलिए महासमुंद को कांग्रेस के लिए अच्छी सीट माना जा रहा था। इसलिए यहाँ से ताम्रध्वज साहू लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। क्या लगता है शशांक, आपकी खबर क्या है कि ताम्रध्वज खुद होके दुर्ग छोड़ के महासमुंद लड़ना चाहते थे, कि दुर्ग में उनकी टिकट में अड़ंगा लगा दिया गया था, इसलिए मजबूरी में उनको महासमुंद आना पड़ा? क्या मामला है? जी, दुर्ग से तो वो सांसद रहे हैं और स्वाभाविक तौर पे दुर्ग ही चाहते थे, अंत तक कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ भूपेश बघेल की अपनी पसंद थी और राजेंद्र साहू के लिए उन्होंने अड़ंगा उनके लिए दबाव बनाया और उसमें वो सफल रहे। मन मार के फिर इनको महासमुंद शिफ्ट होना पड़ा। तो ताम्रध्वज को क्या बकाया जिंदगी भी ऐसे अड़ंगा झेलना पड़ेगा भूपेश का? जैसे 2018 में सीएम बना दिए थे तो अड़ंगा, अभी यहाँ से लड़ना चाहते थे दुर्ग से तो अड़ंगा। जी देखिए, क्या है कि अड़ंगा अपनी जगह है, लेकिन ये बड़े लीडर जरूर रहे हैं, लेकिन आप पिछले गृह मंत्री के रूप में आप परफॉर्मेंस वगैरह को भी देख लीजिए। ये सांसद के रूप में भी बहुत ज़्यादा वो नहीं रहा इनका प्रभावी, जो उसमें लीडरशिप जो क्वालिटी कहा जाए। समाज के बेटा जरूर इनकी अपनी पकड़ है। अब जैसे महासमुंद से भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो अब महासमुंद की तासीर आप जानते भी हो, 7 बार विद्याचरण जी रहे हैं सांसद, 2 बार पवन दीवान रहे हैं, हर किस्म के लोग वहाँ रहे, श्री कृष्ण अग्रवाल जैसे रहे, बागड़ी धागा, इस तरह सांसद रहे। कोई जात से परहेज नहीं को। ग्रामीण इलाका है, परंपरागत तौर पे अगर कांग्रेस का गढ़ रहा है, ये कहना तो गलत नहीं होगा। लेकिन इनके बाद सबसे बड़ी जो समस्या इनको आ रही है अभी जो चुनाव में, वो बीरनपुर नहीं गए गृह मंत्री रहते हुए, वो आ रही है। भाजपा ने उनको मुद्दा बनाया। अगर ताम्रध्वज साहू हमारे वीडियो और एडिटोरियल इसी को अगर सुन लेते और चले जाते बीरनपुर, आपको ध्यान होगा बीरनपुर पे मैंने भूपेश बघेल की सरकार के रहते हुए कांग्रेस का जो रुख रहा बीरनपुर को लेकर, जहां एक साहू नौजवान का सांप्रदायिक कत्ल हुआ था,
उसके बाद बहुत से मुसलमान गिरफ्तार हुए थे। फिर जवाब में मानो 2 मुसलमानों की हत्या हुई थी, उसमें कई हिंदू गिरफ्तार हुए थे। ऐसा सांप्रदायिक तनाव साजा विधानसभा के बीरनपुर में हुआ था। मुझको इस बात को दोहराने में जरा भी झिझक नहीं है कि साजा के विधायक रविंद्र चौबे, जो एक ताकतवर मंत्री थे प्रदेश सरकार के, वो अपनी खुद के विधानसभा सीट पे नहीं गए बीरनपुर में। उनके बड़े भाई प्रदीप चौबे, जो कि राजनीति में हैं, जो कि साजा में चुनाव प्रचार का काम संभालते हैं, वो भी नहीं गए। ताम्रध्वज साहू साहू समाज के बड़े नेता हैं, गृह मंत्री हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी अगर कोई हत्या होती है तो गृह मंत्री पे जवाबदेही आती है, वो नहीं गए। भूपेश बघेल नहीं गए, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं गए, कोई नहीं गए वहां पे। वहां से उस मृतक नौजवान के पिता ईश्वर साहू को सामने लाके बीजेपी ने आज विधानसभा में लाके बैठा दिया है। एक गरीब, बिल्कुल जो हमाली का काम करता था, मजदूर का काम करता था नागपुर में बरसों तक, ट्रकों में सामान चढ़ाने का काम करता था, गरीब है ईश्वर साहू। मैं 2 बार मैंने इंटरव्यू किया है ईश्वर साहू को, उनके घर जाके 1 घंटा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। हमने बार बार बीरनपुर के ऊपर वीडियो बनाए, एडिटोरियल लिखे, बहुत सारे देश के चैनलों पे मैंने इसके बारे में कहा था। अगर ताम्रध्वज साहू ने वो बात सुन ली होती, अगर सबक ले लिया होता, तो साहू समाज में आज मुंह दिखाने के लायक रहते। तो आपको लग रहा है साहूओं के बीच दिक्कत हो रही है ताम्रध्वज को? दिक्कत हो रही है, और दिक्कत भाजपा के साथ थोड़ी सी असुविधाजनक स्थिति ये थी कि वहाँ सिटिंग एमपी है चुन्नी लाल साहू, उनके टिकट काटे थे। सरल व्यक्ति हैं, कहीं कोई शिकायत भी नहीं थी, मतलब तो चूंकि अपना एक फार्मूला जो भी रहा उनके कारण उनको टिकट नहीं मिली। लेकिन उनका भी कोई इसको उम्मीद थी कि इसका फायदा मिलेगा, वैसा दिख नहीं रहा आज तक। अब वहाँ रूप कुमारी चौधरी को दी गई है। रूप कुमारी चौधरी जो चुन्नीलाल साहू थे, जो करीब 90,000 वोटों से जीते थे। जी, ये चुन्नीलाल साहू, हमने इंटरव्यू भी किया था अपने यूट्यूब चैनल के लिए इनको। बड़े सीधे सरल व्यक्ति हैं ये, याद है मुझे। ये मेरे ख्याल से जो प्रोफेसर घनाराम साहू, जिनको हमने छत्तीसगढ़ की जातियों के बारे में इंटरव्यू किया था, ये उनके भाई भी हैं। रायपुर साइंस कॉलेज से पढ़े लिखे हैं। रायपुर साइंस कॉलेज से, अच्छा। और ये जो रूप कुमारी चौधरी है, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, भाजपा में टिकट कटने के बावजूद बड़े मेहनत कर रहे हैं चुन्नी लाल साहू। अच्छा। हाँ, वजह यह है कि ताम्रध्वज प्रभारी मंत्री रहते हुए कभी सांसद की पूछ परख नहीं की। और बड़ा मुद्दा ये था, एक स्लोगन चल रहा है, जो बीरनपुर में मारे गए भुवनेश्वर साहू का नहीं हुआ, वो आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? ये एकदम सही है। ये बीरनपुर जो है, आशीष छाबड़ा जो बेमेतरा के विधायक थे, ताम्रध्वज के साथ अकेले विधायक जो थे, आप कह रहे हैं जी, ये उनके बेमेतरा सीट से लगा हुआ भी था। ये बीरनपुर जी लगा हुआ था। मैं आते जाते बीरनपुर आते जाते वहीं से गुजरा था जी। आशीष छाबड़ा भी वहां नहीं गए थे बीरनपुर में जी। यानी कांग्रेस ने पूरा मृतक परिवार का बहिष्कार कर दिया था एक तरह से। यानी आपकी सरकार, आप जिम्मेदार, हत्या हो रही है तो आप जिम्मेदार हो जी। सरकार को जाना चाहिए था वहां जी। सरकार ने बहिष्कार कर दिया था मृतक परिवार का जी। ऐसा कभी देखा सुना है क्या आपने? ये इस तरह की कई सरकारें आपने देखी होगी जी। सरकार बहिष्कार कर दे मृतक परिवार का, ऐसा कभी सुना था क्या आपने? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि ईश्वर साहू को भाजपा ने खड़ा कर दिया, उम्मीदवार बना दिया जी। अमित शाह खुद आए थे, आम सभा ले रहे थे, उसमें पेश किया गया था, सामने रखा गया था ईश्वर साहू को। अमित शाह ने बड़ी तल्ख जुबान में कहा था बीरनपुर की हत्या के बारे में, और भाजपा ने उस ईश्वर साहू को जिता दिया जी। तो अब हो सकता है ईश्वर साहू से भी एक दिन वहां पे दौरा करवा दें, सब जगह चुनाव प्रचार करवा दें जी। और दूसरी चीज ये है कि ये ताम्रध्वज साहू खुद प्रभारी मंत्री रहे, लेकिन वहाँ व्यवहार इनका ठीक नहीं रहा, लोगों से काम इस तरह की शिकायतें कांग्रेस जनों में, बाकी कांग्रेसियों में ये शिकायत है। अब ये चूंकि वहाँ गए हैं, सामाजिक वोटों को, समीकरण को देखते हुए गए हैं, तो वो तो सामाजिक समस्या आ ही रही है समाज के भीतर की। दूसरी समस्या यह है स्थानीय कांग्रेसियों को साथ लेके, जो कि उनके प्रभारी मंत्री रहते हुए
नाखुश रहे, ना खुश रहे। कोई काम लेके जाएं तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल। तो ये सब बातें उनके साथ रही हैं। मुझको लगता है कि उनको टिकट देने की एक वजह रही है जी। ये तो अंदाज रहा होगा कांग्रेस पार्टी को कि बीरनपुर की घटना को लेके साहू समाज ताम्रध्वज से नाराज है जी। तो साहू उम्मीदवार रखने का जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, ऐसा मुझको लगता है। जी। ताम्रध्वज को लेकर ये आशंका रही होगी कांग्रेस को। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस का बैंक का खाता फ्रीज हो गया है, उसके पास पैसा नहीं है उम्मीदवारों को देने के लिए। तो वो ऐसे उम्मीदवार भी चाह रही है कांग्रेस की जो लोग अपना अपना खर्च जुटा लें, और खर्च कम नहीं होता है। मैं बतलाऊं आपको, चुनाव आयोग से मत बोलिएगा, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा के एक एक उम्मीदवार का 10-10 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होगा, उससे कम नहीं होगा। आप चुनाव आयोग को या उसके जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आते हैं उनको मेरे नाम से मत बोलिएगा, लेकिन खर्च उतना ही होगा। तो जब वहाँ दिल्ली में बात चल रही थी कि कौन कौन उम्मीदवार बनाए जाएं, तो ये देखा गया कि किस किस के पास कौन कौन सा मंत्रालय था भूपेश सरकार में। भूपेश के पास तो पूरी की पूरी सरकार ही थी। ताम्रध्वज के पास देखा गया कि पुलिस था और पीडब्ल्यूडी था, 2 विभाग थे। तो कहा ये ठीक है कैंडिडेट बनाने के लायक। उन्होंने ज़्यादा आगे पीछे नहीं देखा। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि साहू लोग नाराज हैं इससे बीरनपुर को लेकर। उन्होंने कहा नहीं, हमारी टिकट जो है पीडब्ल्यूडी मंत्री को देंगे। ताम्रध्वज साहू का नाम भी बाद में लिखा गया, वहाँ पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री लिख दिया गया था। ऐसा कुछ सुना है क्या आपने? तो अब ये है कि ताम्रध्वज साहू चुनाव तो लड़ रहे हैं, पाठ्य पुस्तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहे साहू समाज के। हाँ। तो उनके साथ सामाजिक रूप से टीम चली गई है, दुर्ग से भी बड़ी टीम, सब मात्रा में लोग बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता गए हुए हैं। तो दुर्ग क्या एकदम ही अनाथ हो जाएगा? अभी तो पहले चरण में ये उन लोग ज़्यादातर यहाँ है कि वहाँ 19 तारीख को मतदान है। अच्छा। तो यहाँ का खत्म होने के बाद फिर वो दुर्ग आएंगे। ये पहले महासमुंद का होगा फिर दुर्ग होगा। अच्छा। अब इस पे ये है कि कांग्रेस में अभी टूट बहुत जल्दी हो रही है। कई पदाधिकारी जैसे 10 जनपद सदस्य भाजपा में शामिल हो गए कांग्रेस के। आप 10 जनपद सदस्य बोले, मैं सुनने में मुझको गलतफहमी हो गई। मैं समझा 10 जनपद का कुछ बोल रहे हो। 10 जनपद का तो कुछ नहीं है ना भाजपा वगैरह का है अभी तक तो नहीं। आप 10 जनपद बोलते समय क्योंकि कुछ टीवी चैनल वाले भी आएंगे आपकी रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो थोड़ा आप ध्यान रखना। 10 जनपद जो है उसको थोड़ा साफ साफ बोलना। 10 जनपद पंचायत सदस्य ऐसे कुछ बोलना। 10 जनपद नाम बड़ा संवेदनशील है, हमको सबको सम्मान से लेना चाहिए उसको। तो भाजपा में चले गए हैं और कई और लोग छोड़ के पार्टी जा रहे हैं। दिक्कत इसमें महासमुंद का ये है कि बहुत बड़ा एरिया ट्राइबल इलाका है, जैसे सरायपाली बस्ता का इलाका हो जाता है। अब एक सीट तो ट्राइबल ही है, वृंदावन। हालांकि वहाँ कांग्रेस के विधायक देवभोग तक, मतलब उड़ीसा सीमा को टच करता है। और तो यहाँ अभी समस्या कांग्रेस के साथ ये है, अभी तक ये चुनाव संचालक नहीं बनाई पाई। 19 तारीख को मतदान है, चुनाव संचालन विधानसभा लोकसभा वार जो समितियां बनती हैं बस वो अपने हाल में चल रही है। शायद अब 2-4 दिन के भीतर घोषणा हो जाए तो बात अलग है। ये भी हो सकता है कि पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्टर जो हैं यही लोग चुनाव संचालन भी कर रहे हों, ये भी हो सकता है। क्योंकि आपको ध्यान होगा आशीष छाबड़ा जो आप विधायक इनके साथ कह रहे हो, अकेले विधायक थे, वो खुद भी शायद पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्टर थे पहले, ऐसे ही था। और आपको ये पता है कि नहीं, जब मुख्यमंत्री नहीं बन पाए ताम्रध्वज, तो आशीष छाबड़ा ने ही इसको मुद्दा बनाया और ताम्रध्वज साहू को कहा कि आपको पीडब्ल्यूडी तो लेना ही है, उसका महत्व समझाया पूरा डिटेल में। तो फिर ताम्रध्वज साहू ने दिल्ली में थोड़ा अपनी वो दिखाई अड़े जरा कि भाई अगर मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हो तो कम से कम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तो बनना ही पड़ेगा। ऐसे याद है आपको ये सब? जी, इस तरह की बातें चर्चा में तो रहेगी पार्टी के भीतर में। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि महासमुंद से कांग्रेस के चुनाव संचालक भी नहीं बन पाए हैं। एक साहू समाज वहां पे ताम्रध्वज से खफा है कि जो ईश्वर का नहीं हुआ वो इंसान का क्या होगा। आप समझ लीजिए, लाइन अच्छी है ये।
अगर बीजेपी के लोग सुन रहे हैं तो इस स्लोगन को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कॉपीराइट का पैसा मुझको दे सकते हैं। जो ईश्वर का नहीं हुआ वो इंसान का क्या होगा। ठीक लगेगा नहीं नारा ये। चलिए, हमारा क्या लेना देना, जिसको जीतना हारना है महासमुंद के वोटर तय करें जी। और जैसा कि कहा जाता है किसी भी इलाके के लोग वैसा ही जनप्रतिनिधि पाते हैं जैसा जनप्रतिनिधि पाने के वो हकदार रहते हैं जी। महासमुंद की किस्मत वहाँ के लोगों के साथ, अच्छा बुरा जैसा सांसद पाना है वो लोग पाएं। अब किधर चले हम इसके बाद? अब इसके बाद रायपुर लोकसभा में आते हैं। रायपुर आप आ रहे हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। अब इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ भाजपा ने तुरुप का इक्का लगाया है, तुरुप का इक्का। मुझको कुछ दिन पहले तक भाजपा के लोग कह रहे थे कि हम तो चिड़ी की दुक्की तिक्की कुछ भी यहाँ खड़ा करेंगे, ईंट का चौका, सब में हम बाजी जीत जाएंगे। मोदी जी की लहर ऐसी है, राम लला की मेहरबानी ऐसी है कि जिसको खड़ा करेंगे अम्बा खम्बा बम्बा सब जीत जाएगा। यहाँ पे रायपुर लोकसभा से बृजमोहन अग्रवाल जैसे बड़े नेता को भाजपा ने उतारा है। बहुत बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ के सारे विधायकों में, दोनों ही पार्टियों के सारे विधायकों में आज की विधानसभा में बृजमोहन अग्रवाल सबसे वरिष्ठ विधायक हैं। ठीक बोल रहा हूँ मैं? सबसे वरिष्ठ हैं। सबसे वरिष्ठ हैं और दमदार मंत्री रहे हुए हैं। रमन सिंह के 3 कार्यकाल तो रहे ही हैं। ये अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री रहे हुए हैं बृजमोहन अग्रवाल जी। बृजमोहन अग्रवाल जब अपना विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के भीतर जो उनके करीबी लोग हैं, प्रेम प्रकाश पांडे है या और ऐसे बहुत सारे और नेता हैं, इनका चुनावी खर्च भी वो उठाते हैं। इनकी स्टेशनरी छपवा के भेजना, झंडा बैनर पोस्टर इनके लिए छपवाना, कई तरह का खर्च करते हैं बृजमोहन अग्रवाल। इनके दरवाजे पे रायपुर में देखेंगे आप तो 25-50 साधु बैठे ही रहते हैं कि आएंगे बृजमोहन अग्रवाल तो सबको कुछ मिलेगा। बृजमोहन अग्रवाल जितना लोगों की मदद करने वाला छत्तीसगढ़ में कोई दूसरा भाजपा नेता नहीं होगा जी। ऐसे ही है जी। सत्ता में रहे ना रहे लोग उनके पास आते रहते हैं, मदद पाते रहते हैं। मैंने कुछ ऐसे बड़े चर्चित लोगों को देखा हुआ है, रायपुर शहर के पत्रकारों को देखा हुआ है जिनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा बृजमोहन अग्रवाल ने दिया है। ऐसा उन पत्रकारों ने मुझको बतलाया कि उन्होंने किसी की मदद की, किसी को पैसा दिया, उन्होंने नहीं कहा है आज तक, लेकिन लोगों ने मुझको कहा है, लोगों ने बताया कि हमको इलाज के लिए मदद मिली, हमको पढ़ाई के लिए बृजमोहन से मदद मिली। ऐसी ही चर्चा है जी उनके बिल्कुल। बारे में। मौजूदा सांसद के पास जब सुनील सोनी के पास लोग चंदा के लिए जाते थे तो शंकर नगर बंगले भेज देते थे ऐसा सुनील बृजमोहन जी के यहाँ, हाँ। कि आप वहाँ से ले लो सर। मैंने बृजमोहन अग्रवाल के बारे में जितना कहा है, चुनाव आयोग मुझको कोई नोटिस न भेजे कि मैं उनका चुनाव प्रचार कर रहा हूँ। हमारा बृजमोहन के चुनाव खर्च से कुछ लेना देना नहीं है, न विधानसभा चुनाव में था न अभी के चुनाव में है। मैं अपनी आंखों से देखा हुआ, कानों से सुना हुआ आपको बतला रहा हूँ। वो बहुत बड़े उम्मीदवार हैं इस चुनाव के लिए। यहाँ थोड़ा जरूरत से ज्यादा बड़े हैं। भाजपा को इतने बड़े उम्मीदवार की जगह जरूरत इस चुनाव में नहीं थी। ये समझ लीजिए 1 रन बाकी है, आखिरी में 6 बॉल बचे हुए हैं और विराट कोहली को उतार दिया इस किस्म का है कि अरे 6 बॉल में 1 रन तो कोई भी बना देते। यहाँ से पिछला चुनाव जो है सुनील सोनी ने 3.25 लाख से ज्यादा वोटों से जीता था। रायपुर लोकसभा सीट बड़ी दिलचस्प सीट है। मुझको छत्तीसगढ़ की ऐसी दूसरी कोई लोकसभा सीट याद नहीं पड़ रही है जहां से इतनी बड़ी संख्या में ब्राह्मण विधायक रहे हों। आप देखिए यहाँ पे अभी भी अनुज शर्मा है, यहाँ पर विधान मिश्रा थे, यहाँ पर प्रमोद शर्मा थे जोगी कांग्रेस से बलौदाबाजार से आए थे, शिवरतन शर्मा भाटापारा से थे, यहाँ पर विकास उपाध्याय थे, यहाँ सत्यनारायण शर्मा तो अनंत काल से मंदिर हसौद से और रायपुर ग्रामीण से विधायक रहे। और अगर गड़बड़ा नहीं जाता कांग्रेस का पूरा मामला पिछले विधानसभा में तो सत्यनारायण शर्मा के बेटे पंकज शर्मा को पहला जीता हुआ विधायक बतला रहे थे लोग रायपुर ग्रामीण से। प्रमोद दुबे पिछले बार सुनील सोनी के सामने कांग्रेस के कैंडिडेट थे, ये प्रमोद दुबे खुद यहाँ पर मेयर रह चुके हैं। तो ये सीट जो है इसमें ब्राह्मणों का अच्छा खासा
योगदान रहा है, जीतते आए हैं, दोनों ही पार्टी से जीतते आए हैं ये, तो ऐसी ये सीट है। यहाँ पर इस बार कांग्रेस ने एक ब्राह्मण को, जो कि विधानसभा हार गया था, शायद 40-45 हजार कुछ से हारा था जी विकास उपाध्याय जी उसको उम्मीदवार बनाया है लोकसभा के लिए, और वो पूरी ताकत से जुट गए हैं। उनके बारे में ये अफवाह फैलाई गई थी कि वो लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्होंने तुरंत वीडियो जारी करके कहा कि मैं बिल्कुल लड़ना चाहता हूँ। लड़ रहे हैं दमखम से, ट्रेन में प्रचार कर रहे हैं वो। मेरे ख्याल से मोदी जी के बाद दूसरे व्यक्ति हैं देश में जो ट्रेन में इस तरह से लोगों से मिलकर प्रचार कर रहे हैं। रायपुर से भाटापारा चले जा रहे हैं ट्रेन से, ऐसे ही है जी, मुसाफिरों से मिलते चल रहे हैं जी। खैर, क्या लगता है शशांक, यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय, क्या मुकाबला है यहाँ पर? अभी मुझको जो ध्यान पड़ रहा है, यहाँ का विधानसभा का करीब 2.5 लाख वोटों से रायपुर संसदीय सीट कांग्रेस हारी है। शायद सारी की सारी सीटें हार गई है यहाँ पर, नहीं, एक बची है भाटापारा, एक बची है, कुल एक भाटापारा बची है जी, बाकी सारी सीटें हार गई है कांग्रेस यहाँ से। ठीक है, क्या लगता है इस चुनाव में अब क्या माहौल है इन दोनों उम्मीदवारों का? देखिए, पुराने अपन चले जाएं तो 7 बार यहाँ से रमेश बैस सांसद रहे हैं। पुरुषोत्तम कौशिक 2 बार विद्याचरण जी रहे, और पुराने आप चले जाएं तो लखनलाल गुप्ता, केयूर भूषण 2 बार रहे हैं। लखनलाल गुप्ता जो अग्रवाल समाज के कैंडिडेट थे, वो आरंग के पुराने दाऊ थे, वो रहे। आपको याद होगा, हम तो पैदा नहीं हुए थे, JB कृपलानी यहाँ से चुनाव लड़े थे। हालांकि मैं भी 150 साल का नहीं हुआ हूँ अभी, तो थोड़ा बहुत मुझको हो सकता है याद हो JB कृपलानी का, ज्यादा याद नहीं है जी। आप जैसा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी अब चला चली की बेला है, मैं कृपलानी जी के समय का हूँ, उतना नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। हाँ। जी, आप स्कूल में रहे होंगे उस समय का। 1967 की बात है। तो ये है, अब पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब कांग्रेस से कोई टिकट मांगने नहीं आ रहा है। ये चीज़, ये ऐसा आप देखने में कभी नहीं आया। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में जब 5 सीटें कांग्रेस की पास थी, 5-6 सीटें, 5 सीटें थी, तो उस समय टिकट के लिए जाति के आंकड़े लेके प्रत्याशी लोग कांग्रेस के बाकी बहुत सारे दावेदार घूमते थे कि इस समाज के इतने हैं, इस समाज के इतने हैं, अपनी अपनी संख्या बताते थे। कुछ कुर्मी समाज के ये तर्क देते अभी थे। यहाँ रायपुर से टिकट मांगने वाले नहीं थे कोई कांग्रेस के। वो स्थिति नहीं बनी थी। मुझको दिल्ली की एक खबर लगी है, ये जरूर बीजेपी की बनाई हुई अफवाह होगी, ये सही नहीं लगती मुझको। लोग कह रहे हैं दिल्ली शहर में कांग्रेस के लोग अगर कहीं आते जाते हैं टैक्सी से, ओला से, ऑटो रिक्शा से, तो ये बोलते हैं कि AICC तरफ से मत चलना, दूसरे रास्ते से चलना, कहीं टिकट ना दे दें कोई ऐसा। मैं नहीं जानता है सच है कि नहीं, और मुझको लगता है ये बीजेपी की बनाई हुई अफवाह होगी कि दिल्ली में कांग्रेस के लोग शहर के भीतर इधर से उधर आते जाते हैं तो दूसरे रास्ते से जाते हैं। ऑटो वाला कहता है कि साहब उधर से तो बड़ा लंबा पड़ेगा, 100 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, कहा 150 ले लो, लेकिन AICC तरफ से मत चलना, ऐसा कह रहे हैं लोग। मुझको नहीं मालूम विकास उपाध्याय ने किन शर्तों पे ये टिकट ली है, चुनाव लड़ना माना है। ऐसे ही है ना माहौल ऐसे ही है जी। ये थोड़ी सी अतिरंजित बात है। खैर, हो सकता है बीजेपी के लोगों ने गढ़ा हो उसमें। खैर, अब ये विकास उपाध्याय को टिकट मिल गई और उम्मीद नहीं थी सुनील सोनी की कि उनकी टिकट कटेगी, क्योंकि 3,28,27 हजार वोट से जीते थे। अब फिर भी टिकट काट के। आपकी क्या उम्मीद थी शशांक, ये बतलाओ। सुनील सोनी को तो लग रहा होगा कि मेरी टिकट नहीं कटेगी जी, आपके पास चर्चा क्या आ रही थी सुनील सोनी के बारे में? नहीं, सुनील सोनी को लेके व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आदमी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं अभी तक कुछ उनके खिलाफ थोड़ी बोला हूँ। बृजमोहन की तारीफ का मतलब सुनील सोनी के खिलाफ बोलना थोड़ी है जी। लेकिन कार्यकर्ताओं में नाराजगी जरूर थी कि वो फ़ोन नहीं करते, छोटी छोटी सिफारिशों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें थी जो कि हर किसी के साथ हो सकता है, ये इसमें कोई नहीं। लेकिन कहीं इस तरह के आरोप नहीं थे कि ये कमीशन खाते हैं दूसरे सांसदों के, बिल्कुल नहीं। ये ना ही मेयर रहते, बहुत साख अच्छी है
मैं मेयर जानना रहते ये तरुण चटर्जी के साथ ये डिप्टी मेयर थे या सभापति थे, मुझको ठीक से याद नहीं है जी, रायपुर नगर निगम में थे। सभापति थे जी। ये तरुण चटर्जी के साथ में। उस समय से मैं सुनील सोनी को देखते आ रहा हूँ। सुनील सोनी की गहनों की एक बड़ी छोटी सी दुकान थी रायपुर के सदर बाजार में, गोपाल मंदिर के सामने। आते जाते मैं वहाँ रुकता था, कुछ कभी साल 2 साल में 1000-500 रुपये का कुछ खरीदना हुआ तो खरीदा सामान। मैं कोई अच्छा ग्राहक नहीं था उनका, लेकिन वहाँ चर्चा बहुत होती थी, राजनीति की चर्चा बहुत होती थी। तो अच्छे व्यक्ति थे, मिलनसार व्यक्ति हैं। मैंने उनके खिलाफ कोई शिकायत सुनी नहीं। उनकी टिकट क्यों काटी? आत्ममुग्ध ये उनके बारे में कहते थे कि हाँ। वो बहुत, उनको खुद को ऐसा लगता था कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वैसी बातें नहीं थी। हाँ, ज़्यादातर लोगों का मानना था कि टिकट चेंज होना चाहिए। बहुत सारे आवेदन चले गए थे। मैं इसीलिए कह रहा था आपसे कि सुनील सोनी को खुद को तो अंदाज नहीं रहा होगा कि टिकट कटेगी। जी, आपको क्या लग रहा था? ये मैं इसीलिए पूछ रहा था कि मुझको बहुत सारे और लोग कह रहे थे कि उनकी टिकट कटना तय है। जिस दिन टिकट डिक्लेयर हो रही थी उनके 1-2 दिन पहले से हमने हमारे अखबार के कॉलम में मैंने इशारा कर दिए थे कि किनको हो रही है। हाँ, मैंने जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुआ उन दिन उनको व्यक्तिगत संपर्क करके फ़ोन करके पूछा अभी कि आपकी टिकट कट रही क्या है, तो आपकी जगह में कोई ब्रिजमोहन जी आ रहे हैं क्या? बोले नहीं, मैं दिशा कमेटी की बैठक में जा रहा हूँ, मेरी टिकट फाइनल हो गई है। ऐसा उन्होंने मुझे अनौपचारिक चर्चा में बताया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो खैर ब्रिजमोहन जी घोषित हो गए और ये प्रचार में जुट गए हैं साथ में उनके, क्योंकि उन्हीं के सहयोगी हैं, उन्हीं के सहयोगी हैं। कॉलेज के ज़माने से दोस्ती है उनकी। हाँ जी। अभी एक चर्चा लेकिन और है, अभी लोकसभा का निपटा नहीं है चुनाव, आगे की चर्चा करना थोड़ा गलत होगा, ज्यादती होगी, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने चर्चा छेड़ रहा हूँ। आप भी सोचिएगा क्या हो सकता है। लोग मान के चल रहे हैं कि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट जो है, जहाँ से बृजमोहन अग्रवाल विधायक हैं, वहाँ से उपचुनाव तो तय है, ऐसा मान के चल रहे हैं। इसको लोग इससे भी ज़्यादा तय मान रहे हैं कि केंद्र में मोदी सरकार बने या न बने, बृजमोहन अग्रवाल की सीट खाली हो जाएगी, वो सांसद बन जाएंगे, वहाँ पर रायपुर दक्षिण में विधानसभा का उपचुनाव होगा। इसको लोग एकदम पक्का मान के चल रहे हैं, पुख्ता मान के चल रहे हैं जी। और ये भी अटकल लगा रहे हैं कि रायपुर दक्षिण से किसको विधायक बनाया जाएगा, किसको लड़वाया जाएगा चुनाव, भाजपा टिकट किसको देगी। विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, अभी बहुत दूर है, लेकिन फिर भी बाकी दावेदार सबसे ज्यादा मेहनत वहीं से कर रहे हैं, दक्षिण से, अपनी संभावना यानी से। भाजपा के नेता जो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां से मेहनत कर रहे हैं। जी, कांग्रेस के भी कुछ, उनको लग रहा है कि सीट तो उपचुनाव होगा ही, उपचुनाव होगा तो उसमें कांग्रेस का भी मौका लग सकता है कैंडिडेट बनने का। ठीक जी। एक कोई ऐसा नाम आपने सुना है क्या रायपुर के बाहर का, जिसको कि रायपुर दक्षिण से विधानसभा का उपचुनाव लड़वाया जा सकता है? इस तरह का तो बहुत ज्यादा अभी चर्चा में आई नहीं। मेरे पास एक नाम आया है जी, बताऊं क्या आपको? वो डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना का नाम नहीं, चर्चा में नहीं, एक दूसरा नाम और आ रहा है जी। दूसरा नाम आ रहा है प्रेम प्रकाश पांडे का, जो कि भिलाई से हार गए हैं देवेंद्र यादव से, और देवेंद्र यादव अभी बिलासपुर से लड़ रहे हैं चुनाव। तो उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि भिलाई की सीट विधानसभा खाली हो जाएगी और प्रेम प्रकाश वहीं से दोबारा लड़ सकेंगे जी। लेकिन प्रेम प्रकाश पांडे बृजमोहन अग्रवाल के जितने करीबी दोस्त हैं, तो एक ये चर्चा चल रही है कि क्या प्रेम प्रकाश पांडे को रायपुर दक्षिण से लड़वाया जा सकता है। हालांकि भाजपा के पास कोई अकाल नहीं है रायपुर के कैंडिडेट्स का, लेकिन किसी को भी कहीं भेज के बीजेपी और कांग्रेस दोनों लड़वा रहे हैं चुनाव। देवेंद्र यादव को बिलासपुर भेज दिया, भाजपा ने सरोज पांडे को भेज दिया कोरबा। तो प्रेम प्रकाश पांडे का तो मकान जो है भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष के हैसियत से मिला हुआ जी, वो अभी वहीं पर है, बृजमोहन के बंगले के सामने ही है वो जी। तो हो सकता है वो भी लड़े जी। तो खैर ये आगे की बात है। अभी हम इस पे आए कि यहाँ से विकास उपाध्याय और बृजमोहन अग्रवाल जी। तो बृजमोहन अग्रवाल मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनके परिवार में एक शोक प्रसंग आ गया, माता उनकी गुजर गई। सब लोगों, मैंने उतनी भीड़ लोगों के यहाँ नहीं देखी है जितना सुख दुख बृजमोहन अग्रवाल निभाते हैं लोगों से। तो लोगों ने भी उसी तरीके से श्रद्धांजलि दी जाकर जी।
तो आपको क्या लगता है कि अभी चुनाव प्रचार ठीक से नहीं, चालू हो मेहनत गया में है किसी कि तरह से कमी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लीड हो ऐसे उन्होंने उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसा क्योंकि लड़ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार 327 और पिछली बार 327,696 था, इतने की लीड का आंकड़ा है जी। तो बृजमोहन के लिए तो अब ये एक नैतिक दबाव उनके ऊपर है कि लीड तो इससे बढ़ के ही दिखाना है। बिल्कुल ऐसा जी। लेकिन विकास उपाध्याय मेहनती हैं, शहर जिला के अध्यक्ष रहे हैं, विधायक रहे हैं, और वो किसी तरह अपने आप को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहते। तो उन्होंने बड़ा रणनीति के तहत प्रचार करना शुरू किया है। शुरू ये किया है कि नारी न्याय योजना का जो महतारी वंदन के मुकाबले कांग्रेस जिसको ला रही है जी, लेकिन हम कल चर्चा कर चुके हैं उसके बारे में, दोनों में फर्क भी बहुत है, बहुत फर्क है। लेकिन ये फॉर्म आज अभियान के तौर पे बंटवाना और भरवाना शुरू कर दिए हैं। ऐसा हाँ, तो उनको ऐसा लगता है कि एक उनके लिए तुरुप कैक का साबित होगा, क्योंकि वो भाजपा से बड़ी उम्मीद थे कि महतारी वंदन योजना का वो फायदा देख चुके हैं। लेकिन अगर ये जो भी क्या नाम बतलाया, नारी न्याय योजना, नारी न्याय योजना जो है इसका अगर असर होगा तो पूरे देश पे असर होगा। महिलाएं तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में है जी। तो ये आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर महिलाओं के बीच में जी, गरीब तबके की महिलाओं को 8,333 रुपया महीना मिलना जी, ये मुद्दा बनेगा, चुनावी मुद्दा? देखिए, विधानसभा चुनाव में महतारी वंदन योजना के नाम पे इससे ज़्यादा कमिटमेंट किया था कांग्रेस ने, वो तो उसको तो रिजेक्ट कर दिया। अब ये इसको स्वीकार करेगी या नहीं करेगी ये तो बात की बात है, लेकिन कांग्रेस इसमें पीछे नहीं है थे। उसी तरह अभियान चला रहे हैं जिस तरह विधानसभा चुनाव में भाजपा ने चलाया था। फॉर्म भरवाया था, कांग्रेस के लोग उस समय चुनाव आयोग में जाके शिकायत दर्ज कराए थे कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। गिरफ्तारियां भी हुई थी, कई जगह गिरफ्तारी भी होती है। यानी बड़ा विरोध किया था कांग्रेस ने, लेकिन इस बार सरकार पे नहीं है कांग्रेस, इस बार वो जमकर फॉर्म भरवा रही है महिलाओं से जी। लेकिन सवाल ये है कि अभी तो गरीब महिलाओं की शिनाख्त नहीं हुई है, फॉर्म किससे भरवा रही है? सभी से भरवा रही है। वो उनका ये कहना घोषणा पत्र में जरूर अलग है, लेकिन वो ये मानते हैं कि ये सबको फायदा पहुंचेगा, सबको मिलेगा, हर महिलाओं को मिलेगा। ये इसलिए हर परिवार की एक महिला को मिलेगा। देश की हर महिला को अगर 8,333 रुपया महीना मिलेगा तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान स्विट्जरलैंड से थोड़ा सा नीचे रह जाएगा, ज़्यादा पीछे नहीं रहेगा। ऐसे ही है जी। तो ये बतलाओ आप, ये विकास उपाध्याय, आप जितना अभी उनकी तारीफ कर रहे थे कि सक्रिय हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रचार में जुट गए हैं और सब आप उनकी खूबी गिना रहे थे, तो ये 43-44 हज़ार से हारे क्यों थे अभी के विधानसभा चुनाव में? जबकि राजेश मूणत के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो बहुत हंसमुख नहीं है, बहुत विनम्र नहीं है, ऐसा भी कहते हैं कुछ लोग। हालांकि मैं उसको सही नहीं मानता। मेरा मानना है हर एक का बात करने का एक लहजा रहता है। मेरा लहजा भी कई लोगों को ख़राब लगता है। कई लोग मेरे बारे में कहते हैं कि आपका बात करने का लहजा ठीक नहीं है, मुझको भी कहते हैं। तो अपना अपना लहजा होता है। तो मुझको तो राजेश मूणत की बातें इतनी कड़वी नहीं लगती हैं, फिर भी क्यों इतने लंबे से हारे विकास उपाध्याय? अभी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी में काम तो करते थे। नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसी में काम भी करते थे, और लेकिन वो जो एक पैमाना वो राजेश मूणत छोड़ पाए थे, जिन्होंने अपना एक वो दिखा था, उस अनुपात में तो नहीं था। सक्रियता में भले कहीं उनसे आगे रही होगी। राजेश मूणत के पास 2 सबसे बड़े विभाग थे जी, और उनसे वो राजनीतिक काम भी कॉन्स्टिट्यूंसी का करते थे, सरकारी काम भी उन्होंने बहुत किए थे। मुझको लगता है ये एक्सप्रेस वे, कैनाल रोड, ये जितना था ये तो निर्विवाद था। ये पूरा राजेश मूणत के कार्यकाल में बना था, पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए। दूसरा जो स्काई वॉक था, इसको लेके बाद में विवाद किया गया। अभी भी पिछली सरकार ने 5 साल में उसका कुछ नहीं किया, अभी की सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो भी एक अलग बात है जी। तो विकास उपाध्याय बड़े लंबे से हारे हुए हैं विधानसभा। अभी रायपुर की सारी सीटें उसी मार्जिन से 67,000 वोट से महंत राम सुंदर दास हारे हैं बृजमोहन अग्रवाल से जी। हाँ, 2,47,000 की लीड विधानसभा में बीजेपी को मिली है रायपुर संसदीय सीटों पर जी।
इसमें सबसे ज़्यादा 4 सीटों पे ज़्यादा लीड रही है। तो कुल मिला के इनकी शिकायत ये रही है कि नगर निगम की जो कार्यप्रणाली रही, मेयर और उनको लेके जो निगेटिविटी रही, तो उसको लेकर ज़्यादा नुकसान हुआ। ये अलग अलग फोरम में पहले भी जब विधायक थे तब भी ये उठाते रहे थे। तो अभी मेयर ज़्यादा सक्रिय नहीं हुए हैं इस चुनाव में, उतना ज़्यादा दिख नहीं रहे। विकास उपाध्याय चाहते भी नहीं होंगे। चाहते हो या ना हो अलग विषय है, दोनों के बीच में वैसे संबंध भी नहीं है। दोनों शायद एक मंच पे नहीं आते जाते थे। जब विकास उपाध्याय को हमने इंटरव्यू किया था, सांसदों और विधायकों के इंटरव्यू का सिलसिला हमने विकास उपाध्याय से ही शुरू किया था। उनसे सवाल भी किया था कि क्या आपके रायपुर के मेयर एजाज ढेबर से संबंध इतने खराब हैं कि आप एक मंच पे नहीं आते जाते हैं? तो कहा नहीं, मैं अलग व्यस्त रहता हूँ, पूरे देश में पार्टी मुझको कई तरह से भेजती है, इस तरह की। चलिए अब हम लौटते हैं यहाँ पे रायपुर लोकसभा सीट में, जहाँ बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय ये दो लोग आमने सामने हैं जी। दोनों ही के लिए बड़े बड़े नेता बहुत सारे यहाँ पर प्रचार करेंगे, आएंगे जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे जी। हर बड़े नेता रायपुर आएंगे ही जी। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आते जाते कुछ न कुछ मीडिया का कवरेज दोनों के लिए होते रहेगा। इसके अलावा कांग्रेस के लिए थोड़ा सा विकास के लिए सुविधाजनक स्थिति ये रहेगी कि पहले और सेकंड फेज हो चुका रहेगा, तो वहाँ के कुछ बड़े नेता उनके लिए शायद प्रचार के लिए आ जाए। अच्छा, ये तीसरे फेज में है जी, तीसरे फेज में 7 मई को जो, तो उन दो जगहों से कुछ नेता आने की उनकी उम्मीद हो सकती है। तीसरे फेज में है जी। और कोई खास बात आपको लग रहा है रायपुर लोकसभा के बारे में? बिल्कुल नहीं, अभी को वैसा ज़्यादा कुछ है कहने के लायक नहीं है ऐसा। अभी तो प्रचार अभी शुरू हुआ है धीरे धीरे। हाँ, और बृजमोहन अग्रवाल जरूर विधानसभा वार बैठक लेना शुरू कर दिए हैं गांव में जाके। बृजमोहन अग्रवाल का नाम भी तो 2 तारीख को आ गया था जी। 25 दिन पहले या 15 दिन पहले कम से कम विकास उपाध्याय से आया होगा जी। लेकिन मदर के निधन की वजह से वो उतना बीच समय में उतना समय नहीं दे पाए थे, लेकिन फिर भी उनके भाजपा के सारी बैठकें चल रही थी उनकी अनुपस्थिति में। अब ये शुरुआत कर दी है विधानसभा वार बैठक। उनके साथ अच्छी चीज ये है कि मौजूदा सांसद जो हैं सुनील सोनी न नाराज हैं न निराश हैं जी। वो मेहनत कर रहे हैं, एक तरह से चुनाव संचालक ही है ऐसा जी। चलिए, ये एक बड़ी बात है, पार्टी के भीतर इतना एका रहे, जय बीरू जैसा रहे, और भाजपा के भीतर कोई ठाकुर वाकुर किसी को बनाने की गुंजाइश है नहीं। अब अगली सीट आती है दुर्ग की, लेकिन एक सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है। हमारे कैमरा पर्सन वहाँ से मुझको इशारा कर रहे हैं कि समय हो गया है पूरा, एक एपिसोड जितना लंबा हम बना सकते हैं उतना लंबा बन गया है। थोड़ा ज़्यादती होगी देखने वालों के साथ, इससे और ज़्यादा लंबा करेंगे तो मुझको लग रहा है कि न चाहते हुए भी हम इसको 3 एपिसोड में ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन ये महासमुंद और रायपुर इन दोनों के बारे में चर्चा थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई और इस बात को आज यहाँ रोकना पड़ेगा, नहीं तो देखने वाले थक जाएंगे। मैंने आपको बतलाया था शायद कि कई लोग जो रोज़ देखते हैं रात को काम निपटा के, उनके घर में थोड़ा गृह कलह की नौबत आ रही है। महिलाएं कह रही है कि क्या बवाल पाल लिया है, रोज़ रात को वही है कि आवाज़ आती है, इतना देर तक नींद नहीं हो पा रही है। तो मैं अब और ज़्यादा बद्दुआ लेना नहीं चाहता हूँ किसी की। मुझको तो ठीक है, शशांक का थोड़ा बद्दुआ वगैरह से ज़्यादा डरते हैं। शशांक तिवारी हैं, वो थोड़ा ज़्यादा मानते हैं इनको। मैं नास्तिक व्यक्ति हूँ, कम मानता हूँ। चलिए, आखिरी की 2 सीटें बचेगी, दुर्ग की और नांदगांव की। ये दोनों सीटें जो हैं 400 कैंडिडेट वाली सीटें हैं। आप जानिएगा, इसके बारे में बड़ी दिलचस्प बातें हैं मेरे पास, कुछ अंदर की बातें भी है जो एक अमूल बनियान या किसी के इश्तहार में आता है ना, ये अंदर की बात है। तो ये दुर्ग और नांदगांव के बारे में मेरे पास कुछ अंदर की बातें भी हैं, मैं उनको कल आपके सामने पेश करूंगा। आज थोड़ा लंबा हो गया, ये नहीं चाहते हुए भी। आपको अगर हमारी ये बातचीत अच्छी लगती है, ये विश्लेषण अच्छा लगता है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा, हो सकता है उनको भी कुछ आनंद प्राप्त हो। चुनाव का माहौल है, राजनीति लोग सुनना चाहते हैं। और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा हमारी बातचीत के बारे में, जो हमारे निष्कर्ष हैं उसके बारे में, कैंडिडेट के बारे में, पार्टी के बारे में, जो आपको ठीक लगे आप लिखिएगा।
चलते चलते एक छोटी सी नसीहत ये कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू का अगर आप शौक़ रखते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि कैंसर को भी ऐसे ही लोगों का शौक़ है जिनको इन चीज़ों का शौक़ है। कैंसर आ जाता है पीछे पीछे, साल 6 महीने में आके धमक जाता है, किसी के मुंह में बैठ जाता है, किसी के फेफड़ों में बैठ जाता है। और मैं आपको बता चुका हूँ, उसके पास में स्मार्टफोन है कैंसर के पास, वहाँ से वो गूगल लोकेशन भेजता है, किसको भेजता है वो भी बतला चुका हूँ आपको मैं। जो भैंसे के ऊपर गदा लेकर मुकुट लगाए हुए जो आते हैं, उनको गूगल लोकेशन भेजता है कि यहाँ पे एक केस तैयार है, वो आ जाते हैं लेने के लिए। तो यमराज से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का शौक़ ना करें। फिर मिलते हैं।